France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries, too, were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had taken place there since summer 1789. तो फ्रांस की जो हालत थी बहुत नाजुक थी, बहुत टेंस था। राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन पे मोहर तो लगा दिया, साइन तो कर दिया, लेकिन कोई भी राजा इतने आसानी से अपनी राजगद्दी थोड़ी छोड़ेगा। तो उसने सीक्रेटली पड़ोसी राज्यों से कुछ डील किया, खास करके प्रुशिया का जो राजा था उससे उसने डील किया कि वह ये आंदोलन को दबाने में उसकी मदद करे। फ्रांस के आसपास के जो भी राज्य थे, फ्रांस को लेकर वह भी परेशान थे। वह परेशान क्यों थे? अगर फ्रांस में ऐसा हुआ है तो हो सकता है उनके राज्य में भी ऐसा हो जाए। तो अपने राज्य के अपने नागरिकों को सबक सिखाने के लिए वह फ्रांस के नागरिकों को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए वह फ्रांस की मदद में, फ्रांस के राजा की मदद में अपने सैनिक को भेजने के लिए तैयार थे। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ये होने से पहले, बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. तो फ्रांस में भनक लग गई कि प्रुशिया और ऑस्ट्रिया अपने सैनिक फ्रांस भेजकर फ्रांस पर हमला करने वाले हैं और जो राजा जो है लुई 16 इसको वापस से उसकी पूरी ताकत सौंपने वाले हैं। तो ये होने से पहले ही 1792 में फ्रांस ने प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला बोल दिया। Thousands of volunteers thronged from the province to join the army. They saw this as a war of the people against kings and atrocities all over Europe. Among the patriotic songs they sung was the Marseillaise, composed by the poet Roget de Lisle. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. तो फिर जो लोगों को जब पता लगा कि ऑस्ट्रिया और प्रुशिया फ्रांस के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो बहुत सारे नौजवान, हजारों की तादाद में नौजवान जो है वह जाकर आर्मी ज्वाइन कर दिए। उनका नज़रिया ये था कि लड़ाई तो अब राजाओं के विरुद्ध करना है, आम जनता वर्सेस राजा, चाहे राजा फ्रांस का हो या यूरोपीय देश में कहीं का भी हो, अब तो हम जंग लड़ेंगे। और देशभक्ति गीत लिखे जाने लगे और गाए जाने लगे। जो मार्सेलीज जो है, जो आज चलकर फ्रांस का नेशनल एंथम है, ये उनमें से एक ऐसा ही राष्ट्र गीत था, देशभक्ति गीत था। The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. वॉर जो होता है वो कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन परिवर्तन लाता ज़रूर है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर जो फ्रांस का इकोनॉमी और पीछे घटता जा रहा था।
युद्ध लड़ने के लिए घर के सारे मर्द नौजवान तो युद्ध लड़ने के लिए चले गए, लेकिन घर का देखभाल किसे करना पड़ रहा था? घर की औरतों को। घर की औरतों को बड़े बुजुर्गों की और बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी। युद्ध तो युद्ध था। यहाँ के लोगों को लगा जो रेवोल्यूशन जो है, अभी रेवोल्यूशन का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी केवल अमीरों को ही वोट देने का अधिकार था। जो अधिकतम जो गरीब थे, जो टैक्स नहीं भर सकते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस लड़ाई को आगे ले जाना है और वोट का अधिकार गरीबों को भी दिलवाना है। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women, too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. तो ये जैकोबाइट्स क्या थे? जैकोबिन क्लब्स क्या था? तो जैकोबिन क्लब्स ये एक पॉलिटिकल क्लब थे। यहाँ पर लोग आकर पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा किया करते थे और किस प्रकार से इसको और आगे ले जाना है, नए विचारों को किस प्रकार से आगे ले जाना है, यहाँ पर आकर डिस्कस करते थे। औरतों ने भी अपने लिए एक अपना खुद का क्लब बना लिया। ये इनके बारे में हम सेक्शन 4 में, अभी हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 4 में औरतों के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर वह भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। ये जैकोबिन्स क्लब किस नाम पर पड़ा? सेंट जेकब। ये एक कॉन्वेंट था सेंट जेकब पेरिस में। तो इनसे प्रेरणा लेकर जो नाम जैकोबिन्स क्लब पड़ा। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage earners. The leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially the nobles who wore knee breeches. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as sans culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. तो ये जैकोबिन्स क्लब के सदस्य अधिकतर कौन थे? अधिकतर वह जो गरीब वर्ग के जो लोग थे, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, जो बहुत गरीब घर से आते थे, वह इस सोसाइटी के सदस्य थे। खास करके दुकानदार थे, छोटे मोटे दुकानदार थे, आर्टिसंस थे जो काम करने वाले हैं, मटका बनाने वाले या लिपाई पोताई करने वाले या बढ़ाई होंगे, कारपेंटर्स होंगे, शू मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स है, पेंटर्स है, प्रिंटर्स है, सर्वेंट्स है, डेली वेज जो रोज कमाते हैं, ऐसे गरीब वर्ग के जो लोग थे, ये खास करके जैकोबाइट्स क्लब में ज्वाइन हुए, अपने आप को जैकोबाइट्स क्लब के सदस्य मानने लगे। इनका जो लीडर था वह मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर था। तो जैकोबाइट्स के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से अलग दिखाना चालू किया? वह अपने लिए एक प्रकार का नया यूनिफॉर्म स्वयं डिक्लेयर कर लिया कि हम आज से जो है स्ट्राइप्ड वाले पैंट्स पहनेंगे,
जिसमें लकीरें होती है वह वैसे वाले ट्राउज़र्स पहनेंगे। ये ट्राउज़र्स जो है डॉक में जो काम करते थे, डॉक वर्कर्स शिप पे जो काम करते थे, शिप के पास में शिप जब आती है तो उसमें से सामान उतारना या शिप के ऊपर सामान लादना, यहाँ पर जो कामगार जो काम करते थे वह जनरली स्ट्रिप्ड पैंट्स पहनते थे। तो हम ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी ऐसे ही स्ट्रिप्ड वाले पैंट्स पहनेंगे। ये लोग ब्रीचेस नहीं पहनेंगे। ब्रीचेस मतलब नी पे जो एक प्रकार का क्लिप होता था। जो रॉयल्टी क्लास था वो घुड़सवारी करता था, तो घुड़सवारी करने के लिए क्या करते थे लोग, अपने नी के नीचे शिन जो होता है, शिन जानते हैं ना, शिन पे एक क्लिप होता था। इस क्लिप को ब्रीच कहते हैं। यहाँ पर ब्रीच बांधते थे कि ताकि उनको हॉर्स राइडिंग में आसानी हो जाए। तो ये जेकोबाइट्स ने इनके विरुद्ध यूनिफॉर्म बनाया है, इनके विरुद्ध कपड़े पहन, इनके विपरीत कपड़े पहनना चालू किया। वो लोग अपने पास ब्रीचेस नहीं पहनते थे। यहाँ तक का इनका जो नाम जो था, फिर नाम भी इन्होंने, इनके लिए एक नाम पड़ गया था। द जेकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस क्यूलोटस। सैंस क्यूलोटस मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। हाँ, तो इसके अलावा लोग सर के ऊपर लाल टोपी पहनते थे। इस लाल टोपी की किस चीज़ का प्रतीक था? आज़ादी का प्रतीक था। जो लाल टोपी था ये इनका आज़ादी का प्रतीक था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. तो फिर दंगे हुए 1792 में महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो जैकोबिन्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत ज़्यादा जोश था। एक तो बहुत नाराज़ थे सरकार से, गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ थे, राजा से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने पैलेस के ऊपर हमला बोल दिया। वहाँ का जो राजा है उसके जो गार्ड्स है उनको मार दिया, राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को कैदी बना दिया, बंदी बना दिया। फिर यहाँ पर ये डिसाइड किया कि राजा को अभी जेल में डाल देंगे। और फिर ये निर्णय लिया गया कि वोटिंग के अधिकार जो भी 21 ईयर्स से ऊपर के जो मर्द है, जो आदमी लोग हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार दे दिया जाएगा, चाहे वो टैक्स भरते हो चाहे वो टैक्स ना भरते हो। क्योंकि देखो अभी राजा को कैद करने में किसका काम था, किसका हाथ था? जेकोबाइंस का। जेकोबाइंस कौन थे? जो बहुत गरीब लोग थे जो टैक्स नहीं भरते थे। तो ये बागी बन गए, ये बगावत पर उतारा है। तो बेहतर ये था कि इनकी बात को भी मान लिया जाए। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड एज द कन्विक्शन। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of a government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some of other countries that are republics and investigate when and how they became republic. तो आखिरकार 1 सितंबर 1792 में फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। अब यहाँ पे मोनार्क राजा जो रहेगा, पहले कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था राजा, तो अब वह अधिकार भी राजा को नहीं दिया जाएगा।
पूरी तरह से राजा का जो अधिकार है ले लिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen, Marie Antoinette, met with the same fate shortly after. तो जो बेचारा राजा था, कमज़ोर राजा होने की वजह से, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होने की वजह से इनके लोगों ने इनके खिलाफ बगावत की और आखिरकार 1793 में 21 जनवरी 1793 में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी रानी को भी इसके बाद में सेम उसी तरीके से मार दिया गया। ये तो मोनार्की का अंत हुआ, लेकिन अब तो आतंक का दौर आ चुका था, क्योंकि इसके बाद रॉबस्पायर ने जो देखा अपने नज़रों से किस प्रकार से राजा को मार दिया गया क्योंकि राजा कमज़ोर था, तो ये वो कमज़ोरी अपने में नहीं लाना चाहता था। रॉबस्पायर एक बहुत ही क्रूर किस्म के नेता बने। इस दौर को द रेन ऑफ टेरर के नाम से इतिहास में जाना जाता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergymen, members of the other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो रॉबस्पायर का जो दौर था केवल एक साल का दौर था, लेकिन एक साल के दौर में इसने बहुत ही दहशत मचा दिया था, बहुत ही आतंक मचा रखा था। इस दौर को 1973 से 1974 का जो दौर है, इसे द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉबस्पायर ने अपने, जिसे लगता था कि ये दुश्मन है, ये रिपब्लिक का दुश्मन है, इसे पकड़कर ख़त्म कर दो। रिपब्लिक के दुश्मन कौन थे रॉबस्पायर की नज़र में? जो भी एक्स नोबल्स थे, जो भी राज परिवार को बिलोंग करते थे, जो कभी एक ज़माने में राजा के परिवार के सदस्य थे, वह सब एक्स नोबल्स को उन्होंने पकड़कर ख़त्म करवा दिया। प्रीस्ट को, क्लर्जी को, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे उनको, यहाँ तक कि अपने भी पार्टी के मेंबर्स जो उसके विचार से विचार सहमत नहीं रखते थे, उन्हें भी दुश्मन घोषित कर कर, गद्दार घोषित कर कर, उन पर भी केस डालकर, मुकदमा चलाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. Guillotine क्या है? ये इंसान के सर को धड़ से अलग करने का यंत्र है। इसमें दो खंबे होते हैं जो पैरेलल खड़े रखते हैं, और उसमें से ऊपर से एक बहुत तेज से ब्लेड, तलवार सीधा सर के ऊपर गिरती है, गर्दन पे गिरती है और गर्दन से सर को अलग कर देती है, सर धड़ से अलग कर देती है। इसका नाम गिलोटिन क्यों पड़ा? क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसे इन्वेंट किया था। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport the grains to the cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain d'égalité. Pain d'égalité मतलब इक्वालिटी ब्रेड।
a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and addresses. Instead of the traditional monsieur, matlab sir, and madame means madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne, that means citizens. Churches were shut down and the buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued the policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. तो रॉब्सपायर का जो दौर था बहुत ही आतंक भरा दौर था. यहाँ तक का जो खेत में जो अनाज किसान उगाया करते थे, इन अनाज को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचना पड़ता था. वेजेस फिक्स्ड हो गए थे, प्राइसेस फिक्स्ड हो गए थे. मीट, ब्रेड, ये राशन कर लिया गया. कौन कितना गोश्त खरीदेगा, कौन कितना ब्रेड खरीदेगा, इसके ऊपर पाबंदियां थी. पीजेंट्स को जो अनाज जो उगता थे उनको फिक्स प्राइस पर गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था. जो महंगा आटा है, जो सफ़ेद आटा था, वह कोई भी यूज़ नहीं करता था. हर किसी को जो होलसम इक्वालिटी ब्रेड नाम दिया गया था, सभी को इक्वालिटी ब्रेड खाना पड़ता था, एक ही जैसे खाना. चर्चेस को बंद कर दिया गया, चर्चेस को कन्वर्ट कर दिया, या तो उसे ऑफिस बना दिया गया या बैरक्स बना दिया गया, या सोल्जर्स को रहने के लिए जगह बना दी गई. तो इस प्रकार से रॉब्सपायर ने बहुत ही आतंक मचा रखा था. फिर रॉब्सपायर के जो टीम वाले थे, रॉब्सपायर के जो पार्टी वाले थे, उन्होंने रॉब्सपायर से आग्रह किया कि कुछ तो भी उसमें थोड़ा सा ये लेकर आए, राहत लेकर आए. रॉब्सपायर मानने को तैयार नहीं था. तो इनके बीच में झगड़ा हुआ, किसी ने गोली चलाई, रॉब्सपायर का जबड़ा उड़ा दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन रॉब्सपायर को वही मौत दी गई जिस प्रकार से किंग लुई को मारा गया था. रॉब्सपायर को भी गिलोटिन करवा दिया गया. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of the society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Through all these changes in the form of the government, the ideals of freedom, of equality before the law, and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. तो रॉब्सपायर के मौत के बाद जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत आया. जैकोबिन गवर्नमेंट गिरने के बाद पावर में कौन आए? पावर में वापस से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे, जो अमीर मिडिल क्लास थे, वह वापस से पावर में आ गए. इन्होंने इस 1 साल का जो सबक सीखा, उस सबक से वह गलतियां दोहराना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सोसाइटी बनाया जहां पर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वापस से जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो टैक्स नहीं भरते थे, उनको वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये जो है ये
गंवार किस्म के लोग हैं, इन्हें गवर्नेंस करना नहीं आता, ये आतंक मचाते हैं, तो बेहतर है कि इनको वोटिंग के अधिकार ना दिया जाए कि ताकि इनमें से वापस से कोई उभर कर नेता ना बन जाए। तो वापस से जो जिसके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थे, जो टैक्स नहीं भरते थे, उनसे उनके वोटिंग के अधिकार छीन लिए गए। देन एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें एग्जीक्यूटिव के 5 सदस्य थे। देन these then appointed it provided for 2 elected legislative councils। 2 legislative councils होंगे जो कि इलेक्शन करके आएंगे और इनमें से एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे। ये किस लिए किया गया था कि जो रॉबस्पायर के दौर में एक ही आदमी के हाथ में पूरी सत्ता थी, वैसे नहीं होना देना है। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। लेकिन ये डायरेक्टर जो थे अक्सर क्या आपस में ये इनके विचार मेल नहीं खाते थे, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। However, the directors often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them। तो फिर legislative council ने क्या किया, इन डायरेक्टर्स को डिसमिस कर दिया। फिर द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो गया, वापस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। तो किसे मौका मिल गया, एक डिक्टेटर को मौका मिल गया। डिक्टेटर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को कुछ हद तक का शुरुआत में काफ़ी अच्छे पॉलिसीज दिए हैं। हम इसके बारे में आगे वाले चैप्टर में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द गवर्नमेंट, द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स। भले ही सत्ता बदलती गई, लेकिन मन में क्या था कि सभी को कानून एक जैसा होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का जो है वो आगे वाले क्लासेस में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।